क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक है? क्या मोदी अब विदेश नीति से जुड़े फैसले अमित शाह के बिना ले रहे हैं? क्या हाल ही में अमेरिका और कनाडा के साथ बिगड़ते रिश्तों की असल वजह अमित शाह की गलतियां हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में भारत की कूटनीतिक रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब भारत की विदेश नीति के केंद्र में सिर्फ नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर हैं, जबकि अमित शाह को पूरी तरीके से किनारे कर दिया गया है। कैसे हुआ है ये बदलाव? कुछ महीने पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलेआम भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। ट्रूडो के इस बयान के बाद अमेरिका, कनाडा और भारत के रिश्ते बुरी तरीके से बिगड़ गए। भारत ने तुरंत इस दावे को खारिज किया। एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रखा, लेकिन अमित शाह ने इस मामले को आंतरिक सुरक्षा के नजरिए से संभालने की कोशिश की, जिससे स्थिति और उलझ गई। कनाडा विवाद के बाद अमेरिका ने भी भारत को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया संस्थानों ने भी भारत के खिलाफ कुछ गंभीर रिपोर्टिंग की। ये वही मोड़ था जहां नरेंद्र मोदी को एहसास हुआ कि अमित शाह की रणनीति ने भारत की कूटनीति को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी अब अमित शाह के साथ विदेश नीति पर कोई चर्चा नहीं करते। अब वे सिर्फ एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ ही विदेश मामलों पर बातचीत करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अमित शाह ने ऐसी क्या गलती की जिससे मोदी उनसे इतने नाराज हो गए? अमित शाह की आक्रामक नीति बनी मोदी की मुसीबत। अमित शाह को भारत की आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक रणनीति में माहिर खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में उनकी रणनीति भारत के लिए उल्टी साबित हो गई। जब ट्रूडो ने निर्जर हत्याकांड पर आरोप भारत पर लगाया तो एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय इसे कूटनीतिक तरीके से हल करना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने इस मुद्दे को आंतरिक सुरक्षा का मामला बना दिया और खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ सीधे बयान देना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर दबाव बढ़ गया। अमेरिका को लेकर भी गलत रणनीति अपनाई गई। अमेरिका चाहता था कि भारत कनाडा मामले को शांति से हल किया जाए, लेकिन अमित शाह की ओर से आक्रामक प्रतिक्रियाओं के कारण अमेरिका को भारत के खिलाफ बयान देने का मौका मिल गया। अब स्थिति ये हो गई कि नरेंद्र मोदी को खुद इस पूरे मामले को संभालना पड़ा। अब कनाडा की खुफिया एजेंसियों की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का निज्जर की हत्या में कोई संबंध नहीं पाया गया है। इस रिपोर्ट के आते ही पूरा खेल बदल गया। अब नरेंद्र मोदी खुद इस मामले को सीधे मैनेज कर रहे हैं और इसमें अमित शाह की कोई भूमिका नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच की ये दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? क्या एस जयशंकर मोदी के नए सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन गए हैं? क्या भारत की विदेश नीति अब पूरी तरीके से मोदी जयशंकर के हाथों में चली गई है? मोदी की विदेश नीति के मोर्चे पर हाल के घटनाक्रम ये दिखाते हैं कि अमित शाह की आक्रामक रणनीति ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। मोदी अब विदेश नीति के हर बड़े फैसले खुद ले रहे हैं। एस जयशंकर मोदी के सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में मोदी शाह की जोड़ी में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या मोदी और अमित शाह के बीच ये दूरियां बढ़ी रहेंगी? क्या विदेश नीति को संभालने में अमित शाह नाकाम रहेंगे? नीचे अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। कि अमित शाह के लिए बड़ी परेशानियां हो गई हैं। अमित शाह जो कि इस पार्टी के चाणक्य कहे जा रहे थे, उन्हीं चाणक्य के ऊपर वो सारी मुसीबत आ गई जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार करके बोल तो दिया संसद में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन्हीं चाणक्य पर आज की तारीख में वो तमाम तरह के जिसे कहते हैं कि ठीकरा उन पर ही जाकर फूट रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखें आप और हरियाणा में, तो वहां पर रैलियां भी इनकी ज्यादा नहीं थी। वहां पर जो स्थानीय मतलब अगर रीजनल बात करें लीडरशिप की, तो उनको ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई। ऐसी परिस्थिति में अब अमित शाह की मर्जी के बगैर
देवेंद्र फडणवीस का भी नाम आ गया। हालांकि अमित शाह जो स्टेटमेंट्स ऑफिशियली सामने दे रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें ये है कि अमित शाह के कॉम्पिटिटर कल को जो प्रधानमंत्री पद के लिए हो सकते हैं मोदी के रिटायरमेंट के बाद, तो उसमें योगी है, देवेंद्र फडणवीस है, नितिन गडकरी और तमाम नेता हैं। अब यहाँ पर मोदी जी आरएसएस के साथ में जो खाई बन गई थी उसे बैलेंस करने के लिए वापस से एक बार फिर से अपने उन तमाम ही दोस्तों को याद कर रहे हैं जो कभी दोस्त वाकई में हुआ करते थे, लेकिन काफी लंबे वक्त से ऐसी कुछ भी तस्वीर दिखाई नहीं दी। लेकिन अब धीरे धीरे रियायतें दिखाई दे रही हैं उस मामले में। जैसे राजनाथ सिंह की बात कीजिए, नितिन गडकरी की बात कीजिए, वसुंधरा राजे की बात कीजिए, इन तमाम लोगों की याद शायद उनको वापस आ रही है। यहाँ पर कई ऐसे फैसले हैं जिनमें अब उनकी मौजूदगी दिख रही है। चाहे छोटे कोई कार्यक्रमों की बात कर लीजिए, चाहे कोई बड़ी डेलीगेट मीटिंग की बात कर लीजिए, इन तमाम जगहों पर इनको अब थोड़ा सा वैक्यूम स्पेस मिलना शुरू हो गया है। लेकिन क्या ये अंदर की रणनीति अब तमाम असर दिखाएगी आगे के लिए, ये भी सोचना बड़ी बात होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रोफेसर डॉक्टर सूरज मंडल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। सर, मेरा सवाल आपसे है पहले कि ये मैं समझना चाह रही हूँ कि अगर अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ में डिफरेंसेस और डिस्टेंसेस पे आ जाते हैं तो बीजेपी में इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बीजेपी या जनसंघ जो पहले इसके पूर्ववर्ती था, उनमें ऐसी समस्याएं पहले भी आई हैं। आप याद करें, बलराज मधोक जी उनके अध्यक्ष होते थे और वही समस्या में आ गए थे। आप याद करें, अडवाणी जी जब जिन्ना वाला प्रसंग हुआ था, तो ये सब लोग अपने अपने समय में शीर्ष नेता थे, लेकिन जब ये प्रसंग हुआ तो उस प्रसंग को इस दक्षिणपंथी संगठन ने धीरे धीरे एमिकेबली सॉल्व कर लिया। दरअसल इनकी ताकत है आरएसएस। आरएसएस इनके पीछे एक बहुत ही ऐसी सांगठनिक इकाई है जिसका अपना कोई लोकतांत्रिक चरित्र नहीं है। उसमें तो जो प्रमुख होते हैं वो किसी का नाम दे जाते हैं, वो प्रमुख हो जाता है। कोई चुनाव नहीं होता वहां, कोई उसका खाता वाता नहीं, कोई उस तरह का नहीं। लेकिन उसकी एक वैचारिक और सांगठनिक दोनों में हस्तक्षेपकारी भूमिका है और वो नियंत्रण भी बहुत हद तक करते हैं। कई बार ऐसा लगने लगता है और हम लोग उसकी चर्चाएं करते हैं कि वो नियंत्रण ढीला हो रहा है, उसमें ये कमी हो रही है, वो कमी हो रही है। लेकिन चूंकि उसका चरित्र ऐसा है कि उसके बारे में बहुत सूचनाएं, ऑथेंटिक सूचनाएं हमारे आपके पास नहीं होती। उसकी कोई सदस्यता लिस्ट विस्ट भी नहीं है। 10-20 ऊपर के लोगों के नाम हम जानते हैं, उसके बाद बाकी सब चीजें उसकी अदृश्य हैं। तो वो एक शक्ति काम करती है हर समय इसके पक्ष में, चुनाव दर चुनाव, वैसे लगातार वातावरण बनाने के लिए, राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करते रहने के लिए और एक विचारधारात्मक काम करने के लिए। जिस क्षेत्र में डॉक्टर साहब हैं ये बेहतर जानते होंगे कि कैसे शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उन्होंने पिछले 10 वर्षों में लगभग ऑक्टोपस की तरह हर चीज हथिया ली और एक एक भर्ती में उनका नियंत्रण है। वो अपने लोगों को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं और जगहों पर नियुक्ति उनकी करा रहे हैं। तो वो एक लॉन्ग टर्म जुडिशरी में आप देख रहे हैं कि जज जो है, वर्किंग जज, उनके कार्यक्रमों में खड़े होकर और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश के जज साहब का सुना ही होगा जो कंट्रोवर्सी चल रही है। तो वो इंस्टीट्यूशंस में जज शेखर, हाँ, तो वो जो बड़ा हम लोग सुपरफिशियल चीजों को देख रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स में कोई नाराजगी है या खुशी है, लेकिन जो बड़ा ऑक्टोपस है उसके पीछे, वो उसके लिए ये सब कोई समस्याएं नहीं है। उसने पहले भविष्य मतलब अतीत में भी इससे बड़ी बड़ी समस्याओं को बड़े आसानी से हैंडल कर लिया है। तो इन समस्याओं का निदान वो कर लेगी। लेकिन यह है कि चर्चा तो राजनीति है तो चर्चा न हो ऐसा नहीं है। देखना यह होगा कि ये इंस्टीट्यूशंस पर जो कब्जा है, इस स्तर का कब्जा, ये कितना खतरे पैदा कर रहा है, जिसका थोड़ा सा इशारा डॉक्टर सूरज ने अभी किया था कि वो शिक्षा के पाठ्यक्रम में, शिक्षा के संचालन में, संस्कृति के संचालन में और कानून कायदे में, संविधान की तोड़ मरोड़ में, इसी संविधान के रहते अपनी चीजें मनवा लेने में, संविधान वही रहेगा लेकिन काम इसके बिल्कुल उल्टा हो जाए, कोर्ट्स के फैसलों में, इन सब में उनकी बड़ी हस्तक्षेपकारी भूमिका रहती है और वो हमें दिखती नहीं है। उसके नतीजे बाद में हमारे सामने आते हैं। चुनाव में भी जब कोई चीज कहीं उनके विपरीत, यस, चुनाव में हम देखते हैं कि एक चुनाव में अगर उनको नुकसान हुआ तो अगले चुनाव में वो कैसे उसकी भरपाई कर लेते हैं।
ये सब छोटी छोटी जो बहुत सारी चीजें हैं जिससे मिलके उनको फायदे होते हैं, ये सब वो करते होते हैं अदृश्य रूप से, सिर्फ हम उनके नतीजे देखते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो भी समस्याएं आपने बताई हैं, ये होंगी, चूंकि मनुष्य है, काम कर रहे हैं, मनुष्यों में ये सब राग द्वेष रहना ही रहना है। लेकिन उसको हल करने के लिए उनके पीछे जब तक आरएसएस की बैसाखी है, जो है और रहेगी, क्योंकि उसने ऑक्टोपस की तरह अपने को बहुत शक्तिशाली बना लिया है। इस पूरे दौरान अगर किसी ने अपनी शक्ति में सचमुच में बहुत अधिक इजाफा किया है तो वो आरएसएस है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।